हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है राइट्स ऑफ बायर एंड अनपेड सेलर। ठीक है, इजी चैप्टर है और आज ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, बायर के राइट्स क्या हैं, अनपेड सेलर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके अधिकार देखेंगे क्या होगा, सब सेल या प्लेज बाय द बायर क्या होता है, राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट फ़र्क देखेंगे, और अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो दूसरी पार्टी के पास क्या अधिकार है, रेमेडीज़ हैं, वो भी हम यहाँ पे अपने पास पढ़ेंगे। चलो जी, चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, राइट्स ऑफ बायर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही राइट्स ऑफ बायर है। तो राइट्स ऑफ बायर में देखो बायर के अधिकार क्या हैं। ये जो बायर के अधिकार हैं, ये सारे अधिकार हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हम नहीं पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या है, राइट टू हैव डिलीवरी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स में हम बायर के पास क्या अधिकार है कि गुड्स की डिलीवरी होगी एज पर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, दूसरा क्या है, राइट टू रिजेक्ट द गुड्स इफ दे आर डिलीवर्ड इन रॉन्ग क्वांटिटीज। ये डिस्कस करते हैं हमने, मिक्स क्वांटिटी, शॉर्ट क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी। राइट टू रिफ्यूज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय इंस्टॉलमेंट्स, अगर गुड्स इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी की जाए तो क्या होगा। राइट टू नोटिस ऑफ शिपमेंट इन केस द गुड्स आर सेंट बाय सी सो दैट ही मे गेट द गुड्स इंश्योर्ड। ये भी डिस्कस किया था मैंने, बोलता अगली क्लास में आए गए। ठीक, तीसरा, राइट टू एग्जामिन द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एसरटेनिंग वेदर दे आर इन कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब गुड्स को एग्जामिन करना भी ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट से मैच करते हों जो लिखे गए। तो ये उसके पास क्या है, जनरल राइट्स। ये सारे अधिकार हमने पीछे पढ़ लिए हैं पहले के चैप्टर में। आगे, राइट्स ऑफ अ बायर अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो बायर के पास क्या अधिकार है। तो कॉन्ट्रैक्ट पहले वो कब तोड़ सकता है, सेलर कब तोड़ सकता है, या तो वो गुड्स की डिलीवरी ना करे, या जिस मैनर में बताएगा उस मैनर में डिलीवरी ना करे, या फिर सेलर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही कर दे, मना कर दे कि मैं डिलीवर नहीं करने वाला, कैंसिल कर रहा हूँ, मैं डिलीवर नहीं करूँगा। या फिर वो गुड्स जो डिलीवर करे वो मैच ना हो, नॉन कॉन्फॉर्मिंग गुड्स हो, एंड द बायर राइटफुली रिजेक्ट्स द गुड्स और प्रॉपरली रिवोक्स एक्सेप्टेंस। तो अगर तो सेलर ने गुड्स मैचिंग वाले नहीं भेजे और बायर ने क्या किया, फिर राइटफुली रिजेक्ट कर दिए गुड्स, तो बायर के पास क्या अधिकार आएगा कि वो इसके ऊपर केस कर सकता है, कॉम्पेंसेशन वगैरह ले सकता है। ठीक, तो देखो सबसे पहला क्या है, अधिकार है सू फॉर नॉन डिलीवरी। अगर सेलर ने रॉन्गफुली निग्लेक्ट किया या रिफ्यूज किया टू डिलीवर द गुड्स, बायर क्या कर सकता है, सू कर सकता है सेलर फॉर डैमेजेस। नेक्स्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ रखा है, जहाँ पे मैंने बताया था कि भाई अगर आपने कोई चीज़ प्रॉमिस करी है कि मैं ये चीज़ करूँगा और बाद में उस चीज़ से मुकर जाओ, तो अगर कोर्ट को लगता है कि काम करवाना ही एक सबसे बेहतर रेमेडी होगा, तो वो कोर्ट क्या कहेगी कि कॉम्पेंसेशन मत दो, आप वो काम करो जो आपने बोला था। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम पीछे पढ़ के आ चुके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी, कि आपसे कोर्ट ज़बरदस्ती वही काम करवाएगा, कहेगा डैमेजेस मत दो, या डैमेजेस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, या डैमेजेस तुम पे ही नहीं कर पाओगे, तो तुम क्या करो, वो काम करो जो तुमने कहा गया था। तो बायर के पास क्या है अधिकार कि वो कोर्ट से जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर ले सकता है, जिसमें कोर्ट उससे क्या कहेगी कि तुझे गुड्स डिलीवर करने ही पड़ेंगे, तेरे पास और कोई रिलीफ नहीं है, तुझे और कोई पनिशमेंट मिलेगी ही नहीं। तीसरा, ब्रीच ऑफ वारंटी। तो देखो हमने पढ़ा था पीछे के चैप्टर में कि कंडीशंस हैं, वारंटीज़ हैं। कंडीशंस वो चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी कॉन्ट्रैक्ट में, जो अगर कंडीशन टूटेगी तो हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। और वारंटी कैसी चीज़ थी, जो कोलैटरल थी टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो टूटेगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कर सकते, सिर्फ डैमेजेस ले सकते हो। तो वही चीज़ लिखी है कि अगर ब्रीच ऑफ वारंटी है, वारंटी तोड़ी सेलर ने या बायर ने, और वेयर द बायर इलेक्ट्स और इज कंपेल्ड टू ट्रीट any breach of condition on the part of the seller as a breach of warranty, the buyer has the following remedies. तो क्या कर सकता है बायर, he may claim a deduction from the price, he may refuse to pay the price altogether if the loss equals the price, if the loss exceeds the price he may not only refuse to pay the price but also claim the excess, he may sue the seller for damages for breach of warranty in addition to the right to claim diminution or extension of the price। तो क्या कहना चाह रहा है, हमने पढ़ा है कि अगर वारंटी टूटेगी तो आप क्या कर सकते हो, डैमेजेस ले सकते हो। या हमने पढ़ा था कि कंडीशन को हमें कभी कभी मानना पड़ता है कि कंडीशन टूटी है, बट उसको मानेंगे कैसे, एज ब्रीच ऑफ वारंटी।
जहाँ पे हमने पढ़ा था कि वॉलंटरीली भी आप अपनी इच्छा से कर सकते हो कि कंडीशन टूटी को मान लो एज ब्रीच ऑफ वारंटी। जहाँ मैंने एग्जांपल लिया था कि आपको गाड़ी पसंद है, गाड़ी का एवरेज नहीं आ रहा बट गाड़ी में और भी चीज़ें हैं जो सस्ती मिल रही हैं, तो हमने क्या कहा था कि चल कोई बात नहीं, हम गाड़ी वापस नहीं कर रहे तो डैमेजेस दे दें, करेक्ट। तो यहाँ पे ये कह रहा है अगर वारंटी टूटी, जो कंडीशन नहीं थी वारंटी थी, अगर वो टूटी, या जहाँ पे बायर जो है ब्रीच ऑफ कंडीशन को मान रहा है एज ब्रीच ऑफ वारंटी, तो बायर के पास क्या अधिकार है कि वो जो प्राइस पे कर रहा है या पे करेगा उसमें से कुछ पैसा डिडक्शन के तौर पे मांग सकता है कि इतना पैसा डिडक्शन दे दो, या फिर क्या कर सकता है कि मैं पूरी की पूरी प्राइस नहीं पे करूँगा क्योंकि मुझे जितना भी लॉस हो रहा है वो मेरी प्राइस के बराबर ही है, मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा। या अगर उसको प्राइस जितनी पे करे उससे ज़्यादा का नुकसान हो गया तो जितनी प्राइस है वो तो रिकवर कर ही सकता है, जो एक्स्ट्रा उसको डैमेज हो रहा है नुकसान वो भी ले सकता है। और ही में सू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी इन एडिशन टू द राइट टू क्लेम रिडम्पशन और एक्सटेंशन प्राइस। तो मतलब इसके अलावा जो ये लॉस हुआ, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लॉस और भी कुछ हुआ है तो उसके लिए भी सेलर केस कर सकता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आ रहा है सू फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच। ये वर्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच हमने पहले पढ़ रखा है, जहां हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच जब होता है तो उसमें 2 तरह के ब्रीच होते हैं, एक एक्चुअल ब्रीच और दूसरा एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच हमने पढ़ा था कौन सा होता है, जहां पे एक्चुअली जिस दिन परफॉर्म करना है उसी दिन पार्टी परफॉर्म नहीं करती। एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है कि पहले ही इन्फॉर्म कर देती है वक्त से पहले कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकती, तो उस केस में हमने पढ़ा था कि जो दूसरी पार्टी उसके पास अधिकार है कि या तो तुरंत मान ले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, या फिर वेट करे ड्यू डेट का कि जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन पे देखेंगे कि क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच है, वक्त से पहले ही सेलर ने बता दिया कि सॉरी मैं गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, तो फिर बायर के पास क्या अधिकार है कि वो डैमेजेस के लिए उसके ऊपर केस कर सकता है, या फिर चाहे तो वेट कर सकता है। और अगर वेट किया, वेट करने के बाद भी सेलर को वो नहीं कर पा रहा, गुड्स डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो फिर बायर उसके ऊपर केस कर सकता है फॉर डैमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट, सू फॉर इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ प्राइस। अगर मान लो बायर ने पैसे पे कर दिए हैं सेलर को कि सामान देने के लिए, अब सेलर ने क्या कहता है कुछ दिन बाद दूंगा, अब कुछ दिन तक पैसा बायर के पास सेलर के पास पड़ा है, सेलर लास्ट में क्या कह देता है कि सॉरी सर पैसे तो सॉरी गुड्स तो डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, गुड्स आ नहीं पाए पीछे से, कुछ भी है। अब सेलर क्या करेगा, पैसे रख ले या दे दे वापस, वापस दे। अगर वापस देने से मना कर तो क्या केस कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम उसे क्या ब्याज भी ले सकते हैं कि जितने दिन उसके पास पैसा पड़ा रहा तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट उससे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया हमारा। तो आसान से चीज़ है। तो बायर के अधिकार जल्दी से एक बार नजर मार लो, क्या नॉन डिलीवरी, गुड्स डिलीवर नहीं करे तो केस कर सकता है, कोर्ट से कह सकता है कि इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ। ब्रीच ऑफ वारंटी को, वारंटी अगर तोड़ी तो उससे क्या कह सकते हैं कि तो प्राइस कम कर, या प्राइस पूरी तरह मैं पे नहीं करूंगा, या मुझे प्राइस से ज़्यादा नुकसान होंगे तो वो भी एक्स्ट्रा भी पे कर, या फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई और डैमेजेस है तो डैमेजेस मुझे पे कर। फिर एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में सीखा था हमने कि अगर वक्त से पहले कॉन्ट्रैक्ट मना कर देता है तो तुरंत मान ले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, या फिर वेट करे, वेट करता है तो फिर तब जब ड्यू डेट आई उस दिन भी परफॉर्म नहीं कर पाया तब केस कर ले, डैमेजेस ले ले। और तीसरा 5वां पॉइंट, अगर पेमेंट कर चुका है और वो पेमेंट वापस नहीं दे तो पेमेंट के लिए केस कर सकता है और इंटरेस्ट के लिए भी केस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अनपेड सेलर। अगर मैं तुम्हें कहूं कि सिर्फ वर्ड अनपेड सेलर बताऊं और तुमसे कोई एक्सप्लेन कर तो क्या एक्सप्लेनेशन दोगे बिना बुक में देखे? सेलर ने या तो गुड्स दे दिए या उसने गुड्स नहीं भी दिए तो उसको पेमेंट नहीं हुई है, तो जो भी सेलर जिसको पेमेंट नहीं हुई है वो क्या बन जाता है हमारा अनपेड सेलर। अब क्या ये जरूरी है कि पूरा पैसा ना मिले तभी अनपेड बोलेंगे, या थोड़ा पैसा मिला थोड़ा नहीं मिला तो उसको भी अनपेड बोल दें? उसको भी बोल सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना पैसा मिलना है पूरा मिल जाए, अगर थोड़ा मिल गया थोड़ा नहीं भी मिला तब भी उसको हम क्या कहेंगे कि वो अनपेड सेलर में फॉल करेगा। जरा पढ़ना है इसको एक बार। तो अनपेड सेलर कब है? जब उसने पूरी परचेस प्राइस पे नहीं करी ड्यू डेट पे, या फिर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था जिसके बेसिस पे उसने सामान बेचा था वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑन हो गया। ये चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुम अकाउंट्स में पढ़ते हो, जिसको चैप्टर का नाम होता है क्या?
बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो हम अपने पास अकाउंट्स में भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अनपेड सेलर के पास क्या अधिकार है? उसके पास अधिकार दो चीज़ों पे हो गए, एक तो गुड्स के अगेंस्ट कुछ अधिकार हैं और कुछ बायर के अगेंस्ट अधिकार हैं। तो गुड्स के अगर अगेंस्ट अधिकार की बात करें तो उसके पास पहला अधिकार क्या है? राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन का मतलब क्या है? कि वो सामान अपने पास रोक सकता है। क्या कहेगा कि भैया मैं सामान नहीं दूंगा जब तक पैसे नहीं दोगे। दूसरा अधिकार है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सामान अगर रास्ते में जा चुका है और पता चल जाए कि सामान नहीं पहुंचने वाला, सामान की पेमेंट नहीं होने वाली, तो सामान जहां जा रहा है उसको बीच में रुकवा दे और कहे मेरे पास सामान वापस लिया। तीसरा राइट ऑफ रीसेल, कि अगर बायर खरीद नहीं रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो आगे बेच सकता है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तीनों को हम। अब बायर के अगेंस्ट क्या अधिकार है? पहला, प्राइस के लिए उस पर केस होता है कि तूने क्योंकि सेल कर लिया है, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो हम उस पर केस कर सकते हैं फॉर प्राइस। फिर अगर उसने गुड्स एक्सेप्ट नहीं करे तो गुड्स को अगर कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान के लिए डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन ले सकता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बायर पे केस कर सकता है फॉर एनी डैमेजेस, या फिर सू फॉर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस, कोई ब्याज के लिए या अगर कोई स्पेशल डैमेजेस होते हैं तो स्पेशल डैमेजेस के लिए भी उस पर केस कर सकता है। चलो जी, अब देखते हैं एक एक करके। पहले हम देखेंगे अनपेड सेलर के अधिकार क्या हैं गुड्स के ऊपर। तो राइट ऑफ लियन है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। तो जल्दी से पढ़ो। सबसे पहले क्या कर रहा है? राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। जैसे सबसे पहला आ रहा है राइट ऑफ लियन। तो राइट ऑफ लियन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप गुड्स अपने पास रोक रहे हो, जाने नहीं दे रहे। जैसे मैंने तुम्हें क्या कहा कि मैं तुम्हें ये सामान मोबाइल बेचूंगा, ठीक है। तुमने क्या कहा? इसकी पेमेंट 10 दिन बाद करोगे, ठीक है। अब 10 दिन हुए नहीं और मैंने तुम्हें ये फ़ोन दे दिया, तो क्या मैं तुमसे 10 दिन से पहले पैसे ले पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें माल दे दिया है और 10 दिन का टाइम तुमने दिया था। मान लो ऐसा हो जाए कि मैंने तुमसे क्या कहा कि मैं तुम्हें मोबाइल बेचूंगा, तुमने क्या किया? पेमेंट कर दोगे 10 दिन में। 10 के 10 दिन ये मेरे पास पड़ा रहा, ठीक है। तो बताओ, फिर जब मैं तुम्हें दे रहा हूँ 10 दिन बाद, तो क्या मैं तुरंत पेमेंट मांग सकता हूँ तुमसे? क्योंकि 10 दिन हो गए बेचे हुए, अब तुमने क्या कहा था 10 दिन बाद दोगे। अब 10 दिन हो गए तो तुमने अगर पेमेंट नहीं करी तो मैं क्या ये सामान देने से रोक सकता हूँ? अब इसको बोलते हैं राइट ऑफ लियन। लियन मतलब रोक लेना, मतलब जो पोजेशन है गुड्स की पोजेशन वो अपने पास ही रखना, सेलर को बायर को नहीं देना। क्यों? क्योंकि बायर ने पैसे नहीं दिए। बट ध्यान रखना, अगर मैंने टाइम दिया 10 दिन का, तो 10 दिन से पहले अगर तुम मेरे से ये मांगने आओ तो क्या मुझे देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। 10 दिन से पहले नहीं रोक सकता। 10 दिन तक अगर मेरे पास पड़ा रहा, तुम 11वें दिन 12वें दिन 15वें दिन आए मेरे पास, कह रहे फ़ोन दे दो, तो मैं तब तो तुम्हें फ़ोन दूंगा, बट अगर तुरंत तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं फ़ोन अपने पास रोक सकता हूँ। ये बोलते हैं इसको हम राइट ऑफ लियन, मतलब पोजेशन को रोक के रखना अपने पास। तो द अनपेड सेलर हु इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स इज इंटाइटल्ड टू रिटेन देम until the payment of price in the following cases. पहला, where the goods have been sold without any stipulation as to credit। कहने का मतलब है अगर आपने सिंपली कैश सेल्स करी है, इसका मतलब सिंपली क्या है? कैश सेल्स। तो अगर आपने कैश में सेल करी है तो इसका मतलब क्या है? जूते दो पैसे लो। आज अभी अगर मैं सामान दे रहा हूं तो अभी कभी पेमेंट मांगूंगा, तो अगर अभी कभी पेमेंट नहीं दी तो क्या मैं सामान रोक सकता हूं? इसको बोलते हैं राइट ऑफ लियन। और किस केसेस में मिलता है ये? Where goods have been sold on credit, उधार पे माल बेचा है, and the term of credit has expired। मैंने तुम्हें उधार पे बेचा था 10 दिन के लिए और 10 दिन की मोहलत निकल गई है, 10 दिन का वक्त निकल गया है, तो 11वें दिन 12वें दिन 15वें दिन मैं तुम्हारे पे सामान जाने से रोक सकता हूँ। और तीसरा, where the buyer becomes insolvent। अगर मुझे खबर लग गई कि तुम दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या मैं तुम्हें अब सामान दूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है पेमेंट नहीं होने लगती, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं सामान रोक सकता हूँ। तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो देखो रूल्स क्या हैं? ये जो अधिकार है राइट ऑफ लियन, ये आप कैसे भी किसी भी केस में यूज़ कर सकते हो। अगर आप गुड्स के लिए एजेंट हो, बेली हो फॉर द बायर, तब भी आप रख सकते हो। जैसे तो मेरे पास सामान छोड़ के गए सेफ कस्टडी के लिए कि आप ही रखो अभी अपने पास, मैं 4-5 दिन बाद आके आपसे ले लूँगा, तो तुमने मुझे सामान दे दिया फॉर सेफ्टी पर्पसेस, तो मैं बन गया गुड्स का बेली। अब 4-5 दिन बाद तुम मेरे पास अगर मांगते हो और मैं पेमेंट मांगूँ, तुम पेमेंट नहीं करो,
तो मैं तुमसे ये अधिकार, तुम्हारे को फ़ोन देने का अधिकार रोक सकता हूँ, मतलब अपना राइट ऑफ लियन यूज़ कर सकता हूँ। तुम्हें क्या कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा जब तक तुम पेमेंट नहीं दोगे। तो गुड्स मेरे पास किसी भी कैपेसिटी में चलेंगे। अगर गुड्स की पेमेंट नहीं हुई है और टाइम पीरियड भी एक्सपायर हो चुका है तो मैं ये रूल अपना जो राइट है ये यूज़ कर सकता हूँ कि तुम्हें नहीं दूंगा जब तक पैसे नहीं दोगे। ठीक है। अच्छा, इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट द सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू पार्ट विद द पोजेशन अनलेस द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। ये बात समझ में आ रही है कि मैंने 10 दिन की अगर टाइम दिया है तो 10 दिन से पहले क्या रोक सकता हूँ? नहीं। आगे, लियन कैन बी एक्सरसाइज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस नॉट फॉर एनी अदर चार्जेस। सिर्फ और सिर्फ गुड्स की अगर पेमेंट नहीं करी है तुमने, गुड्स की पेमेंट नहीं करी है तो मैं रोक सकता हूँ। बट अगर मैं कह रहा हूँ इस फ़ोन के साथ एक वारंटी भी है, उस वारंटी की अलग पेमेंट करो, तो वारंटी की अगर पेमेंट नहीं करी है तो मैं सामान नहीं रोक सकता। ठीक है। गुड्स की पेमेंट अगर कर चुके हो या वो नहीं करी है तो मैं रोक सकता हूँ, कह लो। ठीक है। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। मान लो आपने गुड्स का कुछ हिस्सा डिलीवर कर दिया है और कुछ हिस्सा अभी भी मेरे पास पड़ा है। मैंने कुछ हिस्सा तो मैं दे दिया, कुछ मेरे पास अभी भी पड़ा है। तो जितना हिस्सा मैं दे चुका हूं क्या उस पर राइट ऑफ लियन यूज कर पाऊंगा? जितना मैं तुम्हें दे चुका हूं उसके ऊपर क्या कह रहा हूं कि मैं वो रोक लूंगा अपने पास। कैसे रोक लूंगा? है ही नहीं मेरे पास तो क्या रोकूं? पर जो मेरे पास बच रहे हैं क्या उनको रोक सकता हूं? यानी कि जो पार्ट डिलीवरी है उस केस में क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास अधिकार है कि आप गुड्स को अपने पास रोक सकते हो। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? द सेलर कैन अबैंडन और वेव द लियन इफ ही सो डिजायर्स। तो जो माल बेच रहा है वो चाहे तो अपना ये अधिकार जान दे सकता है, वेव ऑफ कर सकता है कि मैं ये रोकूंगा नहीं अपने पास। ठीक है। अच्छा, लियन कब खत्म होगी? ये जो लियन का अधिकार है ये कब खत्म हो सकता है? जब सेलर ने गुड्स डिलीवर कर दिए हैं कैरियर को या किसी और पर्सन को जो बेली है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। ये बात हमने पहले भी पढ़ रखी है कि भाई राइट ऑफ डिस्पोजल क्या है, याद करो। डिलीवरी, हम सामान की डिलीवरी नहीं मानेंगे। हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में भी कि भैया हम क्या कह रहे हैं कि राइट ऑफ डिस्पोजल एक अधिकार है जो सेलर के पास है, जिसके अकॉर्डिंग सेलर ये कह सकता है कि जब तक मुझे गुड्स की पेमेंट नहीं होगी मैं सामान नहीं दूंगा, या फिर जब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को तब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा। ठीक। तो अगर सेलर ने सामान दे दिया है एक ट्रांसपोर्ट वाले को या बायर के किसी एजेंट को या बायर के किसी कोई बायर के बिहाफ पे कोई भी आया है उसको अगर सामान दे दिया है और अगर उसने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल यूज नहीं किया, जो अधिकार है वो रिजर्व नहीं किया, तो मान लिया जाएगा कि गुड्स की डिलीवरी हो गई है। ये बात हमने पहले ही पढ़ ली थी। तो अगर गुड्स की डिलीवरी मान ली जाएगी तो फिर वो राइट ऑफ लियन यूज नहीं कर पाएगा। बट अगर वो इसी शर्त पे माल दे, जो भी आया लेने, कि भैया मैं दे तो रहा हूँ बट ये तभी माना जाएगा कि मैंने दे दिए जब तुम पेमेंट तुरंत की तुरंत करोगे या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुरंत की तुरंत एक्सेप्ट करोगे, तो फिर इस केस में उसके पास राइट ऑफ लियन है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, लियन कब नहीं यूज कर सकता अधिकार? जब बायर ने खुद ही पोजीशन ले ली। अगर बायर आके ले गया या बायर का एजेंट आके सामान ले गया तो फिर ये राइट ऑफ लियन नहीं यूज कर सकता। तीसरा, वेयर द सेलर हैज वेव्ड द राइट ऑफ लियन। सेलर ने अपना ये अधिकार जो है ये माफ कर दिया, जान दे के या छोड़ कोई बात नहीं, मैं राइट ऑफ लियन यूज नहीं करूंगा, तू ले जा सामान। ठीक। या नहीं भी लेके जाएगा तो मैं ये अपना अधिकार यूज नहीं करूंगा। और तीसरा है बाय एस्टॉपल, वेयर द सेलर सो कंडक्ट्स हिमसेल्फ दैट ही लीड्स थर्ड पार्टीज टू बिलीव दैट द लियन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर सेलर ने इस तरीके से खुद को प्रेजेंट किया कि भैया हाँ ले जाओ कोई बात नहीं, आप ये राइट ऑफ लियन मैं यूज़ नहीं करूँगा, या मतलब गुड्स मैं अपने पास रोकूंगा नहीं, आपके पास पहुँचा दूंगा मैं टाइम से, तो वो क्या कर रहा है, एक ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि वो ये राइट ऑफ लियन यूज़ नहीं करेगा। तो वो क्या कर रहा है, एस्टॉपल से अपने गुड्स का जो अधिकार है राइट ऑफ लियन इसको माफ़ कर रहा है, जाने दे रहा है। ठीक है। आगे, द अनपेड सेलर डज नॉट लूज हिज लियन by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods। right of lien का जो अधिकार है ये खत्म नहीं हो जाता only by the reason that
ही हैज़ ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। डिक्री का मतलब होता है कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। लेट अस सपोज ये है हाई कोर्ट, ठीक है, और मान लो ये हूं मैं और ये हो तुम, ठीक है। तुमने मुझे गुड्स सेल करे हैं और मैंने तुम्हें पे करना है। अभी करा नहीं है मैंने, पे करना है, और गुड्स अभी किसके पास है? तुम्हारे पास है, ठीक है। अब तुमने जब गुड्स की डिलीवरी करने की बारी कही तो तुमने पैसे मांगे, मैंने पैसे देने से मना कर दिया। तो तुम, क्योंकि सेल हो चुका है तो तुम मुझ पे केस कर सकते हो, क्योंकि सेल में हमने क्या सीखा है? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो ओनरशिप क्योंकि ट्रांसफर हो गया तो तुम मुझ पे केस कर सकते हो। किसके लिए? प्राइस के लिए। तुमने मुझ पे केस कर दिया हाई कोर्ट में, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने जब दोनों की बातें सुनी तो हाई कोर्ट ने मान लो तुम्हारे फेवर में जवाब दिया कि हाँ भाई तुम्हें गुड्स की पेमेंट मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने क्या दिया? एक ऑर्डर पास किया जिसमें वो मुझे क्या कह रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं मुझे कि पेमेंट करो। यानी कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको बोलते हैं डिक्री, ठीक है। तो कोर्ट का जो ये ऑर्डर है अब ये मेरे पास है, जिसमें कोर्ट मुझे ऑर्डर कर रहा है कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या मैं मना कर सकता हूं अब? नहीं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, पेमेंट करो तो करो। अच्छा, अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि अब तो माल दे दो। अब तो कोर्ट ने भी परमिशन दे दी है कि भैया हाँ मुझे पेमेंट करनी है, अब तो भरोसा कर लो मुझ पे। तो अगर तुम उस समय भी भरोसा नहीं कर रहे हो कि नहीं हम तो नहीं देंगे, पेमेंट करो, कोर्ट ने बोला है पेमेंट करो, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करो, तुम पेमेंट कर दोगे हम सामान दे देंगे, तो राइट ऑफ लियन तुम तब भी यूज़ कर सकते हो अगर कोर्ट की ऑर्डर आ गई उसके बावजूद भी। मतलब कोर्ट ने कह दिया ना तो तुम्हें भरोसा हो जाना चाहिए, बट तुम भी तब भी अगर भरोसा नहीं कर रहे हो तब भी ये राइट कि सामान अपने पास रोक सकते हो, तब भी ये अधिकार तुम यूज कर पाओगे। आगे, अच्छा अब देखो वही सेम चीज, दो लोग हैं, इसने इधर गुड्स सेल करे, ये इसको इधर पे करेगा, और गुड्स किसके पास है? इस इंसान के पास है अभी, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? तू पहले पैसे दे तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तभी मैं गुड्स दूंगा। ये कुछ दिन तक पैसे नहीं देता तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा? बायर ने कुछ दिन तक पैसे नहीं दिए तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट में सामान के लिए पैसे दे दो, मैं सामान दे दूंगा, तो मैं अपना राइट ऑफ लियन यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है, एक्टिव है। तो ये सामने वाला बंदा अगर पेमेंट कर दे तो तुरंत गुड्स की डिलीवरी उसको मिल जाएगी। तो ये बात लिखी उन्होंने, यहाँ पे पढ़ लो। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट कैंसल्ड बाय जस्ट द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लियन, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन्स लाइव एंड द बायर कैन क्लेम डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय टेंडरिंग द प्राइस। हाउएवर इफ द बायर डिफॉल्ट्स, अगर बायर नहीं पेमेंट कर रहा, द सेलर्स रेमेडी इज टू रीसेल द गुड्स एंड क्लेम डैमेजेस, ठीक है। अगला है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अगर सिर्फ ये वर्ड तुम्हारे सामने रख दिया जाए, सिर्फ इतना वर्ड, और कहा जाए कि भैया इसको एक्सप्लेन करो, तो बिना पढ़े तुम्हें क्या लग रहा है ये क्या होगा, कैसा अधिकार होगा? इन ट्रांजिट मतलब सामान रास्ते में ट्रक में बैठा दिए, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब बीच में सामान रोक दिया गया। यानी कि अगर सेलर को यह खबर लग गई कि भैया गुड्स की पेमेंट नहीं होने वाली क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो सेलर क्या कर सकता है? जो ट्रक वाला, टेम्पो वाला जो भी सामान लेके जा रहा है उसको क्या कह सकता है कि रुक, वहीं रुक जा, आगे मत बढ़ियो, अब ये सामान तू मेरे पास वापस ले आ। तो अब एक बात सोचो, सामान अगर आधे रास्ते चला भी गया, अब वो वापस आएगा आधे रास्ते, तो वापस जब आएगा सामान तो उसमें भी तो खर्चा आएगा। वो खर्चा कौन उठाएगा, बायर या सेलर? सेलर। कॉमन सेंस है भाई, उसी ने तो रुकवाया सामान। रुकवाया किसने? सेलर ने रुकवाया है। तो भैया वो ही फिर वापस आएगा अगर माल, तो उसका खर्चा बेयर करेगा, ठीक है। तो देखो ये सेक्शन उस केस में चलेगा जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है।
तो वेयर द बायर ऑफ गुड्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, भिखारी बन गया, इंसॉल्वेंट हो गया, एंड द गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट टू द बायर, और गुड्स क्या है, रास्ते में है, बायर की तरफ है, सेलर कैन रिज्यूम पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कैरियर। तो देखो वो वाला जो राइट ऑफ लियन था वो कब था, जब गुड्स उसी के पास थे, पहले से थे और वो अपने पास रोक रहा है। ये अधिकार कब मिलेगा, जब वो उसके पास जा चुका है। तो पहले कौन सा अधिकार मिलता है, राइट ऑफ लियन ये या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सबसे पहले मिलेगा राइट ऑफ लियन। जब राइट ऑफ लियन खत्म होगा उसके बाद अधिकार शुरू होगा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला, करेक्ट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस वेयर राइट ऑफ लियन एंड्स, है ना। ये वाला अधिकार कहां पे शुरू होता है, वेयर राइट ऑफ लियन एंड्स, ठीक है। तो देखो ये अधिकार कब यूज हो सकता है, पहला द सेलर मस्ट बी अनपेड, नेक्स्ट ही मस्ट हैव पार्टेड विद द गुड्स, मतलब गुड्स उसके पास से जा चुके हैं, गुड्स क्या है, रास्ते में है, बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, और प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को फुलफिल करते हुए अपना ये अधिकार यूज कर रहा है। अब देखो इंसॉल्वेंट से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक्चुअल में इंसॉल्वेंट हो जाए, जिसमें मतलब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि हाँ भाई इंसॉल्वेंसी का केस चलेगा इसके ऊपर, नहीं। इंसॉल्वेंट से यहाँ पे मतलब क्या है, एक ऐसा आदमी जो कि दिख रहा है कि अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, अभी तक घोषित नहीं हुआ है कि भिखारी बन गया है, कोर्ट केस नहीं चल रहा है, बट एक आदमी जिसका दिख रहा है कि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑर्डर्ड कोर्स ऑफ बिजनेस में अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम उसको इंसॉल्वेंट मान लेंगे, भले कोर्ट का ऑर्डर ना भी आया हो। तो देखो क्या लिख रहा है, हु इज एन इंसॉल्वेंट, द टर्म इंसॉल्वेंट इज यूज्ड हियर टू डिनोट अ पर्सन हु इज फाइनेंशियली एम्बैरेस्ड। It is not necessary that the buyer should be declared insolvent by a court of law before this right can be exercised. According to section 2(8), the buyer is said to be insolvent when he has ceased to pay. ये word जो है ceased का मतलब होता है stopped. So when he has stopped to pay his debts in the ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not. तो इसको क्या बोलेंगे हम, insolvent, ठीक है। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिट, मतलब जो रास्ता है, जो रास्ता है उसका ड्यूरेशन कितना माने, टाइम पीरियड कितना माने। तो हम क्या कहेंगे, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर अंटिल द बायर और हिज एजेंट टेक्स डिलीवरी ऑन बिहाफ ऑफ देम। मतलब सिंपल सा है ना, ड्यूरेशन कितनी लंबी, जितनी देर सामान रास्ते में घूम रहा है, मतलब जितनी देर वो ट्रांसपोर्ट वाले के पास है और बायर के पास पहुंचने से पहले, इस पीरियड को क्या बोलेंगे हम, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिट। अच्छा जी, ट्रांजिट कब खत्म होगी, व्हेन डज ट्रांजिट कम टू एन एंड, जब या तो बायर या कोई और बेली गुड्स की डिलीवरी ले ले तो क्या कहेंगे, ट्रांजिट खत्म, रास्ता जो वो था ट्रांजिट वो बेसिकली हमारी खत्म, या फिर बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ गुड्स एट द डेस्टिनेशन, रास्ते में से जाके बायर ने सामान उठा लिया, पहुंचना था कहीं और, उसने बीच में से खुद ही पिक कर लिया, या फिर वेयर द कैरियर और अदर बेली एक्नॉलेज टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स द गुड्स एज सून एज द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप। मतलब जो लेके जा रहा है, अगर उसने बायर को इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने आपके बिहाफ पे सामान रख लिया है, ट्रक में, टेम्पू में, शिप में, ट्रेन में, अब आप ये सामान मुझसे ले लेना, तो फिर क्या माना जाएगा कि ट्रांजिट वहीं खत्म हो चुका है, क्योंकि जिसको मिल गया वो बन गया है एजेंट ऑफ द बायर। तो एजेंट ऑफ द बायर को डिलीवरी हो गई तो गुड्स की डिलीवरी मानी जाएगी। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि दुकान से निकला और डिलीवरी कंप्लीट, क्योंकि अगर मान लो वो कैरियर जो लेके जा रहा है उसने उसको फ़ोन कर दिया कि भैया मैंने आपका सामान ले लिया है, अब आप मुझसे ले लेना, तो यानी कि वो एजेंट उसका बन चुका है, अब वो डिलीवर हो चुका है, अब ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला, इफ द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, अगर वो जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो गलती से गुड्स बायर को डिलीवर करने से मना कर देता है, रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर, तो फिर क्योंकि जब उसने डिलीवर ही नहीं किया तो अब क्या हुआ, सामान मिला ही नहीं,
खत्म, कॉन्ट्रैक्ट वहीं रुक गया, खत्म हो गया एक तरीके से। जब गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई तो फिर क्या कहेंगे, ट्रांजिट जो है वो खत्म हो गई। आगे, इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन द कैरियर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन एंटर्स इनटू अ न्यू एग्रीमेंट टू होल्ड द गुड्स फॉर द बायर फॉर द पर्पज ऑफ कस्टडी, द ओरिजिनल ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज माल नोएडा से लखनऊ जाना था, ठीक है। अब लखनऊ में एक स्पेसिफिक जगह थी, इस जगह पे सामान लोड होना, यहाँ पे जाना था, यहाँ पे सेलर लखनऊ में है, ठीक है। और मान लो ये सामान ट्रक में पड़ा है, ठीक है, ट्रक में रखा है और इस जगह पे आ रहा है ये ट्रक। फिर इस जगह पे जब पहुंचा तो ट्रक वाले ने सेलर को, सॉरी बायर को कॉल किया, सेलर नहीं बायर को कॉल किया कि भैया आपका सामान आ गया है इस पते पे, इस जगह पे आपका सामान आ गया, आप मेरे से ले जाओ। बायर क्या कर रहा है, यार एक काम कर, इस जगह पे मत ला सामान, मैं तुझे एक नई जगह बता रहा हूँ, तू यहाँ ले आ, ठीक है। तो ट्रक वाला क्या कहेगा कि भैया मुझे तो यहीं बोला गया था, मैं यहीं तक डिलीवर करूँगा, मुझे पैसे भी यहीं तक के मिले हैं। बायर क्या कह रहा है, अरे तू पैसों की टेंशन मत ले, तेरा जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा वो मैं तुझे पे कर दूंगा, तू सामान क्या कर यहाँ ले आ जहाँ मैं बता रहा हूँ। तो ट्रक वाले को क्या है, उसको तो डिलीवर करना है, वो तो क्या कहेगा, पैसे मिल रहे हैं कर दूंगा। यानी कि अब यहाँ पे ट्रक वाले ने यहाँ डिलीवर नहीं किया, तो अब ये ट्रक वाले ने बायर के साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब ये ट्रक वाला बायर का एजेंट बन गया। तो यहीं पे ट्रांजिट खत्म हो जाएगी, यहाँ तक का वेट ही नहीं किया जाएगा, यहीं मान जाएगा कि ट्रक की डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी हो गई है और ट्रांजिट खत्म हो गया है, ठीक। अगला, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। अगर बायर ने अपना ही बंदा भिजवाया है कि भैया तू ले जा और इसको बेच दे, सॉरी ले आ मेरे सामान को, तो जो उसने अपना ही ट्रक वाला भिजवाया है, तो फिर जैसे उसके ट्रक पे लोड होगा मान लीजिए गुड्स की डिलीवरी हो गई और ट्रांजिट भी खत्म हो गई। आगे, वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज़ बीन मेड टू द बायर द ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स विच आर येट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अगर गुड्स की कुछ पार्ट की डिलीवरी हो चुकी है और कुछ पार्ट अभी पहुंच रहा है, तो उन गुड्स को जो अभी पहुंच रहे हैं उनके लिए ये राइट अधिकार अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि आपने कुछ सामान तो डिलीवर कर दिया है, तो बचा हुआ सामान आप नहीं रोक पाओगे, बचे हुए सामान के लिए आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट, अगर आपने सामान शिप से भिजवाया है, शिप से मंगवाया है और शिप जो है बायर ने अपने हिसाब से बताई थी कौन सी शिप पे सामान चढ़वाना, मतलब उसने शिप खुद से चार्टर करी थी, तो फिर इस केस में जैसी सामान शिप पे चढ़ गया मान लेंगे ट्रांजिट खत्म, क्योंकि वो शिप जो है वो उसी की भेजी हुई है, वो उसी का एजेंट है, गुड्स की डिलीवरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, तो अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्ट कैसे होगा, मतलब आपने स्टॉप तो करवा दिया, अब ये आपको बेसिकली इसका फ़ायदा कब मिलेगा, फ़ायदा कैसे मिलेगा, तो या तो वो एक्चुअल पोजेशन ले ले सामान का अपने पास, या फिर कैरियर वाले से कह दे कि बायर के पास सामान मत डिलीवर कर, मेरा एक दूसरा जगह पे कहीं गोदाम में वहाँ रखवा दे, या अपने पास रख ले, मैं तेरे साथ के ले लूँगा। यानी कि वो बायर के पास पहुँचने नहीं दे रहा है, तो या तो क्या करेगा, रुकवा के सामान अपने पास एक्चुअल में पोजेशन अपने पास वापस मंगवाएगा कि भाई ट्रक घुमा के वापस ले आ, या फिर क्या कहेगा, मेरा ट्रक वहाँ पार्क करवा दे, वहाँ पे मेरा गोदाम है वहाँ रखवा दे सामान, या फिर तू क्या कर अपने पास रख ले, मैं तेरे से ले लूँगा। तो हम क्या कहेंगे कि इस तरीके से उसने स्टॉपेज इन ट्रांजिट अपना अफेक्ट किया है, ठीक है। अब खर्चा कौन बेयर करेगा, सामान वापस आने का सेलर बेयर करेगा। तो देखो क्या लिख रहा है, द एक्सपेंसेस ऑफ सच रीडिलीवरी शैल बी बोर्न बाय द सेलर। सामान जब वापस घूम के आधे रास्ते से वापस आएगा तो उसका खर्चा सेलर बेयर करेगा, ठीक है। अब देखो सेलर ने यहाँ पे सामान क्यों रोका है, ये जो राइट है इस केस में सेलर ने सामान क्यों रोका है, क्योंकि सेलर को लग रहा है कि बायर इंस्टॉलमेंट हो गया, मेरे को पेमेंट नहीं करेगा। अगर बायर पेमेंट कर दे तो वापस सामान चलवा देगा आगे कि ले जा आगे सामान। यानी कि ये अधिकार जब वो यूज़ कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कैंसिल हो चुका है उस बीच, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, चल रहा है, वो पेमेंट कर दे, सामान की डिलीवरी आगे कंटिन्यू कर देगा, वो चढ़ा देगा आगे, ये बात यहाँ लिखी है।
Contract of sale is not cancelled when the seller exercises his right of stoppage in transit. The contract still remains in force and the buyer can ask for delivery and payment of the price. आगे इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर. देखो राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्ट नहीं होता इवन इफ द बायर हैज सोल्ड द गुड्स या प्लेज द गुड्स टू समबडी एल्स. जैसे मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें मोबाइल बेचूंगा, ठीक है, और तुमने कहा था तुम इसकी पेमेंट दोगे. जब पेमेंट की बारी आई तो तुमने हाथ खड़े कर दिए, क्या कह दिया कि अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे. तो क्या मैं सामान दूं? नहीं, क्योंकि पेमेंट का तो श्योरिटी नहीं होगी मुझे कि पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी. अब तुम क्या कह रहे हो कि ये फ़ोन अब हमें दे दो. क्यों? क्योंकि हमने इसको आगे बेच कर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है. तो क्या मैं तब भी दे दूंगा सामान? नहीं, क्योंकि भैया मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम बेचो, तुम नहाओ धो उसके साथ, मुझे क्या करना है. तुम्हें सामान की पेमेंट करनी थी, तुमने वो मना कर दिया. मैं अब उस सामान को नहीं दूंगा, भले ही तुमने ये आगे किसी और को बेच दिया हो या किसी और के पास गिरवी रख के उसके बदले लोन ले लिया हो. मुझे कोई लेना देना नहीं है. मैं ये दोनों अधिकार राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता हूँ इवन इफ द बायर हैज रीसोल्ड द गुड्स और प्लेज्ड द गुड्स. प्लेज मतलब गिरवी रख दिए, ठीक है. अच्छा इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. क्या एक्सेप्शंस हैं? देखो एक्सेप्शन मतलब क्या है कि कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे अनपेड सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट. तो वो एक्सेप्शंस क्या हैं? पहला है व्हेन द सेलर असेंट्स टू सच सेल और प्लेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स मेड बाय द बायर. तो अगर सेलर खुद अग्री कर दे कि चल कोई बात नहीं, तूने आगे बेच के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तुम मुझसे कह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो मैंने तुमसे क्या कहा, ये गुड्स खरीद लो, तुमने खरीद लिए. जब पेमेंट की बारी तुमने पेमेंट नहीं करी. अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, किसकी पेमेंट करो, तुम दे नहीं रहे हो. तो मैंने क्या किया, मैं नहीं बेच रहा, अब मैं अपने पास ही रखूँगा. यह सामान रास्ते में तुम्हें वापस मंगवा रहा हूँ. तुम कह रहे हो अरे भाई दे दो. मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, तुमने पैसे नहीं दिए. तुम कह रहे हो मैंने इसको आगे बेच के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, वो जो पैसे आएंगे वो पैसे तुम्हें दे दूंगा मैं. तो अब क्या मैं दूंगा? मुझे दिख रहा है ना कि भाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, असेंट दे रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, अपनी कंसेंट दे रहा हूँ कि ठीक है तुम आगे बेच चुके हो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने बेच दिया तो पैसे आ जाएंगे, मुझे पैसे मिल जाएंगे. या फिर तुम कह रहे हो कि दे दो पैसे, हमने इसको आगे गिरवी रख के लोन ले लिया, वो लोन के पैसा ले लेना मुझसे उस लोन के बदले. मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है. तो यानी कि फिर इस केस में मैं अपना राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी कंसेंट दे दी है, ठीक है. देखो क्या लिख रहा है, व्हेन द सेलर असेंट्स टू सच सेल, हाँ कर चुका है उस आगे वाली सेल को, या जो आगे माल गिरवी रखा है, या किसी भी फॉर्म में अगर गुड्स आगे बेचे के कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है बायर, और अगर सेलर इस बात पे अग्री कर जाए तो फिर वो राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है. ये एग्जाम्पल नीचे दिया, इसको पढ़ लेना, सेम से एग्जाम्पल है. आगे व्हेन द सेलर हैज ट्रांसफर्ड अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जैसे कि रेलवे रिसीट और बिल ऑफ लीडिंग टू द बायर, हु ट्रांसफर्स इट बाय वे ऑफ अ सेल, प्लेज और अदर डिस्पोजिशन फॉर वैल्यू टू अ पर्सन हु टेक्स इट इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन, देन द प्रोविजन स्टिपुलेट्स दैट if a transfer is by way of sale, right of lien stoppage in transit is defeated, or if a transfer is by way of a pledge, unpaid seller's right of lien or stoppage can only be exercised subject to the rights of the pledgee. देखो क्या कहना चाह रहा है. ये हो तुम और तुमने एक आदमी को गुड्स बेचकर कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में तुमने बायर को ट्रांसफर कर दिया है डीओटी. डीओटी हमने देख रखा है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जैसे कि रेलवे रिसीट या बिल ऑफ लीडिंग, ये ट्रांसफर कर रखा है बायर के पास किसी भी तरीके का. अब बायर ने ये आगे दे दिया, गुड्स अभी भी तुम्हारे पास ही है, गुड्स तुम्हारे पास ही है, बट इसको क्या दे दिया तुमने, डीओटी दे दिया. बायर ने ये डीओटी आगे किसी और को दे दिया, मान लो ये मुझे दे दिया. कैसे? उसने मुझे सेल कर दिया गुड्स, ठीक.
तो अब मेरे पास ये ड्यूटी आ गया है कि नहीं, ये सामान मेरे पास आ गया। तो अब लॉ ये कहता है कि क्योंकि तुमने इसको क्या दे दिया था, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी डीओटी, तो अब तुम्हें मुझे सामान देना ही पड़ेगा। तुम अपने पास सामान नहीं रख सकते, या अगर रास्ते में सामान पड़ा है तो सामान रुकवा भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया सेल का केस। अगर मान लो बायर ने मेरे पास सामान गिरवी कर रख दिया, ठीक है, और गिरवी कैसे रखा, बायर ने मुझे डीओटी ट्रांसफर कर दिया। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, किसी को अगर डीओटी दे दोगे तो उसके पास अधिकार आ जाएगा कि वो सामान की ओनरशिप ले सकता है और सामान का फिजिकल डिलीवरी भी ले सकता है जाके। ठीक है, तो तुमने क्या किया, मेरे पास गिरवी रख दिया सामान, करेक्ट। अब क्या तुम मेरे से सामान रोक पाओगे, नहीं, तुम्हें मुझसे ये सामान, तुम्हें मुझे ये सामान देना ही पड़ेगा। तुम कह रहे हो नहीं देंगे, तो फिर तुम मुझसे ये सामान कब रोक पाओगे, जब तुम मुझे वो पैसा पे कर दो जो मैंने लोन के तौर पे दिया है बायर को। जो ये बायर है उसने मेरे पास सामान गिरवी क्यों रखा हुआ है, क्योंकि उसने मुझसे पैसा लिया होगा। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, तुम मेरा ही लोन चुका दो, जाके सामान के साथ कुछ भी मर्जी करो, मुझे तो अपना लोन वापस चाहिए, करेक्ट। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखी है कि अगर बायर ने वो जो सामान आगे ट्रांसफ़र किया है वो अगर सेल की है, तो फिर वो जो राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो डिफीट हो जाएगा। और अगर बायर ने आगे प्लेज किया है, गिरवी रखा है, तो अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द प्लेजी। मतलब प्लेजी मतलब मैं, जिसके पास गुड्स गिरवी रखे हैं, तो मेरे अधिकारों के बाद ही तुम्हारे अधिकार आएंगे। यानी कि या तो तुम मेरा लोन रीपे कर दो या फिर मुझे सामान दे दो। अगर मेरा लोन रीपे कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे तुम आ जाओगे, ठीक है। मान लीजिएगा कि तुमने लोन दिया है और तुम्हारे पास मैं ड्यूटी ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो तुमने लोन रीपे कर दिया, ड्यूटी का क्या करूंगा मैं, अब ड्यूटी में तुम्हें दे दूंगा और तुम यहाँ पे आ जाओगे और तुम बायर से अब क्या रिकवर करोगे, जो प्राइस है गुड्स की वो, प्लस जो लोन रीपे करा है तुमने मेरा वो भी ले लोगे। ठीक है, अब ये थोड़ी है कि पूरा का पूरा लोन, जितना भी एक्स्ट्रा लोन था, क्योंकि बाकी की तो प्राइस है, उसमें का कुछ तो प्राइस है, बचा जो एक्स्ट्रा लोन अगर कुछ है तो एक्स्ट्रा लोन भी मैं तुमसे तुम बायर से रिकवर कर पाओगे। तो इन दोनों में जल्दी से डिफरेंस पढ़ लो। पढ़ लिया, ये इजी सा है। राइट ऑफ लियन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में डिफरेंस इजी है। आगे तीसरा अधिकार क्या है सेलर के पास गुड्स के अगेंस्ट, कि वो बेच सकता है। अगर वो बेचना चाहता है तो वो तभी बेच सकता है जब पहले वो सेलर को इन्फॉर्म कर दे, बायर को इन्फॉर्म कर दे कि देख इस तारीख तक पैसे दे दियो, नहीं तो क्या होगा मैं गुड्स बेच दूंगा। ठीक है,
और अगर बायर ने उस तारीख तक भी अगर पैसे नहीं पे करे हैं तो सेलर के पास क्या अधिकार है कि वो गुड्स को बेच सकता है। अच्छा, अगर मान लो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, पेरिशेबल समझते हैं ना, ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, आटा दाल चावल जो जल्दी पेरिश हो सकते हैं, तो सेलर को ज़रूरी नहीं है कि वो वेट करे, वो सीधा बेच भी सकता है। ठीक है, तो अनपेड सेलर हु हैज़ रिटेन्ड पोजेशन ऑफ द गुड्स इन एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट ऑफ लियन कैन और हु हैज़ रिज्यूम्ड possession from the carrier upon insolvency of the buyer can resell the goods if the goods are of perishable nature without any notice to the buyer। अगर goods perishable nature के हैं तो क्या कर सकता है, उनको रीसेल कर सकता है without any notice to the buyer, and in other cases after notice to the buyer calling upon him to pay or tender the price within a reasonable time and upon failure of the buyer to do so, तो वो क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो बिना नोटिस के बेच दे, और अगर गुड्स ऐसे जो पेरिशेबल नेचर के नहीं है तो उसको नोटिस दे दे और नोटिस के बाद बेच दे। अच्छा, अब मान लो गुड्स जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें बेचूंगा 50,000 रुपये में, अब तुम खरीद नहीं रहे, ठीक, अब मुझे किसी और को बेचने पड़ रहे हैं। अब जब मैं किसी और को बेच रहा हूँ तो ये बिक रहा है 45,000 का ही, तो क्या मैं 5,000 तुमसे रिकवर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 50 में, तो मुझे 50 में बेचने में प्रॉफिट हो रहा था 5,000 एक्स्ट्रा। तुमने नहीं लिए तो मैंने क्या किया, किसी और को बेचा जिसमें मुझे 5,000 का नुकसान हुआ, तो वो जो डिफरेंस इन प्राइस है वो मैं तुमसे रिकवर कर सकता हूँ। अच्छा सर, पॉसिबिलिटी तो उल्टी भी है कि अगर आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमारे से 50 में किया था, मैंने आगे मान लो 60,000 में बेच दिया, तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्या ये 10,000 का प्रॉफिट मैं तुम्हें दे दूँ? नहीं, ये 10,000 का प्रॉफिट मैं अपने पास रखूँगा, मुझे तुम्हें कुछ ही देने की जरूरत है। हाँ, अगर कम पैसे रिकवर हुए तो मैं तुम्हारे से पैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा है अगर गुड्स रीसेल किए जा रहे हैं तो सेलर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द रीसेल प्राइस एज डैमेजेस, और अगर प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो रिटेन द प्रॉफिट इफ द रीसेल प्राइस इज हायर देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, और लास्ट हमने पढ़ा था ना कि बायर के पास अधिकार गुड्स पे है और दूसरा बायर के अगेंस्ट भी कुछ अधिकार है। तो लास्ट है हमारा अब कि राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट द बायर पर्सनली, राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। तो पहला अधिकार क्या है कि वो प्राइस के लिए केस कर सकता है। तो देखो हमने पढ़ा है 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, एक सेल, एक अग्रीमेंट टू सेल। सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? तुरंत, यानी कि ओनरशिप किसको मिल जाएगी? बायर को मिल जाएगी। अग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट पे मिलेगी। अभी कौन होगा ओनर? सेलर ही होगा। तो ओनरशिप किसके पास है? अभी सेलर के पास है। तो सेल के केस में सोच के बताओ, क्या बायर अगर पैसे ना दे तो वो उस पर केस कर सकता है प्राइस के लिए? अगर केस है सेल का जहां ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है और अगर बायर पैसे देने से मना कर दे तो क्या सेलर केस कर सकता है? कर सकता है। अग्रीमेंट टू सेल में जहां ओनरशिप सेलर के पास है, अगर बायर पैसे देने से मना कर दे तो क्या सेलर बायर पे केस कर सकता है प्राइस पे करने के लिए? नहीं, ये बात उन्होंने यहां लिखी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, मतलब जहां ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है और बायर ने जानबूझ के नेग्लेक्ट किया या रिफ्यूज किया टू पे फॉर द गुड्स, सेलर में सू हिम फॉर द प्राइस। और अगर प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप पास नहीं हुई है, द सेलर कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर द प्राइस एंड इज रेमेडीज टू क्लेम डैमेजेस। ठीक, वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such a price, the seller may sue him for the price although the ownership has not passed and the goods have not been appropriated to the contract। तो कह रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि प्राइस इस तारीख तक पे कर दी जाएगी, भले ही गुड्स की डिलीवरी हुई हो ना हुई हो, या भले ही ओनरशिप ट्रांसफर ना हुई हो, या भले ही हमने गुड्स को एसर्टेन ना किया हो, तो अगर उस दिन तक पेमेंट नहीं हुई तो भले डिलीवरी ना हुई हो, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, भले गुड्स एसर्टेन ना हुए हो, हम सेलर जो है वो कोई केस कर सकता है बायर पे फॉर प्राइस। दूसरा क्या उसके पास अधिकार है कि अगर सेलर को कोई नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, तो वो डैमेजेस के लिए भी केस कर सकता है उसके ऊपर। ठीक, तीसरा क्या है? सू फॉर डैमेजेस फॉर रेप्यूटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा
तो तोड़ने की वजह से अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो डैमेजेस उसके लिए भी केस कर सकता है। और चौथा, क्लेम फॉर इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस। तो सेलर ने जो सामान बायर के लिए खरीद के रखा, बना के रखा, उसमें सेलर का पैसा इन्वॉल्व हुआ, उस पैसे को वो कहीं और यूटिलाइज कर सकता था, तो उसको उस पैसे पे इंटरेस्ट का नुकसान हुआ, या फिर वो माल किसी और को महंगे दाम पे बेच सकता था बट नहीं बेच पाया। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर लेता इस वाले बायर के साथ, तो उसको नुकसान हो रहा है प्रॉफिट का भी। तो वो स्पेशल डैमेजेस, जो एक्स्ट्रा डैमेजेस जो पहले से इन्फॉर्म किए हुए डैमेजेस हैं, वो भी वो रिकवर कर सकता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। स्पेशल डैमेजेस मैंने डिस्कस कर लिया था पहले जब मैंने पढ़े थे टाइप्स ऑफ डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, रिमोट डैमेजेस, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस। तो स्पेशल डैमेजेस कौन से डैमेजेस थे? स्पेशल डैमेजेस कौन से डैमेजेस थे? जो नुकसान आप पहले से बता के रखते हो कि भाई तू टाइम से गुड्स की डिलीवरी कर दियो, नहीं तो मैं आगे नहीं बेच पाऊंगा, तो मुझे प्रॉफिट का नुकसान होगा। ऐसे तरीके के जो डैमेज, जो नुकसान आप पहले से इन्फॉर्म कर दो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट ना परफॉर्म करने से मुझे ये नुकसान होने वाला है, उसको बोलते हैं स्पेशल डैमेज। ठीक है, तो इंटरेस्ट की रिकवरी कर सकता है सेलर कि भैया तुम्हारी वजह से मेरा पैसा ब्लॉक हुआ, नहीं तो मैं उस पैसे पे ब्याज कमा सकता था, वो इंटरेस्ट। और अगर वो आगे बेच पाता किसी और को महंगे दाम पे, वो नहीं बेच पाया क्योंकि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है, अगर वो पहले से इन्फॉर्म करके बैठा था तो वो भी रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास राइट्स ऑफ बायर एंड अनपेड सेलर। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा तो वो कर रहा है, तंग कर रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी तो बताओ। नहीं? चलो जी, तो फिर आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।